अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। तो बेसिकली हमारे इसके दो लेक्चर हो गए हैं। इंट्रोडक्शन के दो लेक्चर हुए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करने लगे हैं प्रीएम्बल से, क्योंकि जनरल आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इंट्रोडक्शन में कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें जो डिस्कस की थी वो मैं आपको शॉर्ट सी ब्रीफ बता देता हूँ। ब्रीफ में व्हाट, वाई एंड हाउ। व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वाई मतलब इसकी नीड क्या थी, और हाउ इसने किस तरह वो नीड पूरी की, या ये कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ फराम करता है। तो जनरल पूरे एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमने लास्ट लेक्चर में पूरा ओवरव्यू लिया था कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। अब हम सेक्शन वाइज प्रीएम्बल से इसको लास्ट 57 सेक्शन तक डिटेल में हर एक सेक्शन वाइज पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू जजमेंट्स एंड प्रैक्टिस के हवाले से भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल इसका बेसिकली है preamble, whereas it is expedient to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief obtainable in civil suits. It is hereby enacted as follows. तो प्रीएम्बल किसी भी स्टेट्यूट का, किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का जो होता है वो बहुत ही अहम होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, लेकिन प्रीएम्बल हम पढ़ते नहीं है। प्रीएम्बल से हमें इंटेंशन बेसिकली पता चलती है कि इस लॉ का मकसद क्या था। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स और इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे और मोरालिटी के प्रिंसिपल्स पे, टॉलरेंस के प्रिंसिपल्स पे पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करता है। बेसिकली ये सब्सटेंटिव पार्ट नहीं होता प्रीएम्बल किसी भी एक्ट का, किसी भी स्टेट्यूट का सब्सटेंटिव पार्ट नहीं होता, लेकिन इसका बहुत अमल दखल होता है उस स्टेट्यूट के प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन में। क्योंकि हमें प्रीएम्बल से पता चलता है कि किस मकसद के लिए, क्या इसकी बेस है, किन प्रिंसिपल्स की बेस पे हमने ये एक्ट बनाया है, और उसी लिहाज से हम उसकी फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बेसिकली इंटेंशन टू लेजिस्लेचर को जानने के लिए हम प्रीएम्बल को गौर से देखते हैं, और इसीलिए बाद में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 2A की सूरत में हमने उसे सब्सटेंटिव पार्ट भी बना दिया। लेकिन इधर सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, इधर एक एक्सक्लूड है, यानी सब्सटेंटिव जो है स्पेसिफिक इफेक्ट, इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, ये शामिल ही नहीं किया गया इसमें प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल के हवाले से, प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैंने आपको दो जजमेंट लिखी हैं। जनरली ये प्रीएम्बल पे कोई गौर नहीं करते, लेकिन बहुत अहम होता है ये। और आप अगर एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो इतना अहम नहीं, लेकिन अगर आप जुडिशरी की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको लाजमी वहाँ पे यानी एक्सप्लेन करनी होती है बाज़ जगह पे। तो इसलिए मैंने 2000 YLR पेज है 1369, ये आप जजमेंट बताइए। इसमें यह है कि अगर किसी वर्ड की एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बनती हैं, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग बनते हैं, तो उसमें से जो मेन कंस्ट्रक्शन तक हमें पहुंचने के लिए कि इसकी असल रूह क्या है, इसका सही मीनिंग क्या है, उस तक पहुंचने के लिए हमें प्रीएम्बल की हेल्प लेनी पड़ती है। प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि इसका क्या मकसद था इस स्टैट्यूट को, इस प्रोविजन के इसमें ऐड करने का। सेकंड जो मैंने आपको जजमेंट रेफर किया, PLT 1977 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 735। इसमें बेसिकली बताया गया था कि प्रीएम्बल जो किसी भी लॉ का, किसी भी स्टैट्यूट का होता है, वो हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन बताता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ दिस स्टैट्यूट और दिस लॉ। तो ये प्रीएम्बल की मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कि प्रीएम्बल होती क्या चीज़ है। तमहीद जिसे हम उर्दू में कहते हैं, किसी उर्दू की बुक पे आप देखें तो स्टार्ट में होता है तमहीद। इसी तरह लॉ में भी एक प्रीएम्बल होता है, और प्रीएम्बल जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कि इन प्रिंसिपल्स की बेस पे हम इस लॉ को बना रहे हैं, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाएगी वो इन प्रिंसिपल्स की बेस पे की जाएगी। प्रीएम्बल किसी लॉ को रिस्ट्रिक्ट या बाइंड नहीं करता, इसकी कोई लॉ पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन में इसका बड़ा रोल और इफेक्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करके इसको बकायदा प्रीलिमिनरी पार्ट 1 से। पार्ट 1 इसका जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रीलिमिनरी के हवाले से, सेक्शन 1 से 7। अच्छा, किसी भी स्टैट्यूट का जो टाइटल, उसकी इनेक्टमेंट यानी कमेंसमेंट कब स्टार्ट हुआ है, और उसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वगैरह, कि ये आगे
इसका कोई माजी में तो माजी से इतलाक तो नहीं हुआ, ये आगे प्रोस्पेक्टिव आगे से इतलाक होगा बनने के बाद से, यानी माजी से इतलाक होगा या आगे आने से, मतलब फ्यूचर से इसका इतलाक होगा। तो ये चीज़ें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या 3 में इन चीज़ों में अक्सर बताई गई होती है। एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अक्सर टाइटल आ जाता है कि क्या टाइटल है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अब हो सकता है इसका टाइटल द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो या कुछ और इसका टाइटल हो, कहाँ पे कोमा लगना, ये टाइटल हमें बेसिकली उसका पहला सेक्शन बता रहा होता है। इसी तरह कमेंसमेंट होती है कि एक्ट कब से स्टार्ट होगा, या रेट्रोस्पेक्टिव की कोई डेट है, माजी की कोई डेट है या फ्यूचर की कोई डेट है कि उस दिन से ये एक्ट लागू होगा, वो भी अक्सर आ जाती है कि ये डेट, ये एक्ट कब से कमेंस हुआ, उसकी एक्सटेंट, उसकी जुरिस्डिक्शन, यानी ये एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू होगा। फॉर एग्जांपल आया कि पंजाब में सिर्फ लागू होगा या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में लागू होगा या पूरे पाकिस्तान में लागू होगा, ये चीज़ें हमें पहले शुरू के सेक्शन में मिलती हैं। नॉर्मली हम इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से या लॉ गेट वगैरह के हवाले से ये चीज़ें अहम होती हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको सेक्शन वाइज। तो पहला जो इसका सेक्शन है वो है शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब दा लिखा हुआ इधर THE दी, लेकिन ये स्मॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेम के साथ शामिल नहीं है। नाम जो इसका है, टाइटल जो इसका है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। 1877 जो है ये इसकी डेट है, यानी जिस डेट को ये पार्लियामेंट ने पास किया है, जिस सन में पार्लियामेंट ने पास किया है, जिस ईयर में पास किया है। ऊपर आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। 7 फरवरी 1877, यानी इस डेट को ये पास हुआ है, और जो एक्ट के साथ डेट या ईयर लिखी जाती है वो वाला ईयर लिखा जाता है जिस ईयर को वो पास हो रहा हो। आगे इसकी बताएगा कि कमेंसमेंट इसकी कब से हुई है। पास तो ये हुआ है 7 फरवरी को, और कमेंसमेंट ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ मे, यानी यकम मई से ये इसकी कमेंसमेंट हुई है। तो जो टाइटल के साथ ईयर लिखा होता है वो होता है इनेक्ट, पासिंग के हवाले से, पासिंग डेट के हवाले से ईयर होता है, और नीचे कमेंसमेंट यानी लागू ये इस डेट से होगा। तो लोकल एक्सटेंट इसकी पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा। हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये पाकिस्तान का, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आप लोग नेट से, इंटरनेट से कोई नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह देखते होंगे। इंडियन जो एक्ट है स्पेसिफिक लीफ के वाले से, उनका जो एक्ट है वो 1963 का है, और वो हमारे 1877 के एक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने ख्याल करना है किसी भी नोट्स को, किसी भी लेक्चर को सुनते वक्त या नोट्स को पढ़ते वक्त कंफ्यूज नहीं होना, इंटर रिलेट नहीं करना चीज़ों को, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें वो है जो हमारे एक्ट में नहीं बताई गई, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, इंडियन स्पेसिफिक लीफ एक्ट में नहीं बताई गई। तो कोशिश करनी है आपने पाकिस्तानी नोट्स पे या पाकिस्तानी लेक्चर्स पे रिलाई करना है, अगर आप पाकिस्तान का स्पेसिफिक लीफ एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा, अब हम इसकी कमेंसमेंट देखते हैं। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मे 1877। पास किस डेट को हुआ है? 7 फरवरी 1877। कमेंस कब से हो रहा है? 1 मई, यकम मई को, यानी। अच्छा, सेक्शन 2 इसका रिपील हो गया था अमेंडिंग एक्ट के तहत, और सेक्शन 3 इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज बेसिकली ये वो सेक्शन होता है जो पूरे स्टेट्यूट में या पूरे लॉ में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग है, या किसी और एक्ट में उसके और मीनिंग है, यहाँ पे उस टर्मिनोलॉजी कुछ और मीनिंग है, तो उनको ये इसलिए स्टार्ट में बता देता है कि इस एक्ट में अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो यहाँ आपने इस टर्मिनोलॉजी का ये मीनिंग लेना है। आपको मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कोर्ट की मिसाल ले लेते हैं। तो कोर्ट से यहाँ पे क्या मुराद है? आया कि सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, या किसी और एक्ट में अगर कोई कोर्ट का वर्ड यूज हुआ है तो वहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, मतलब क्रिमिनल कोर्ट की सेंस में, सिविल कोर्ट की सेंस में, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट, एंटी टेररिज्म के हवाले से जो कोर्ट बनी हुई है, या हमारी नशे की जो अदालतें हैं, या जुवेनाइल कोर्ट हैं, या फैमिली कोर्ट हैं, तो कौन सी कोर्ट? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, इधर कोर्ट को डिफाइन नहीं किया। इन चीज़ों को जिनमें एम्बिग्विटी है, जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग है,
या किसी और स्टेट्यूट में किसी दूसरे मायने में यूज हुआ है, इसलिए हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज को इधर ऐड करते हैं किसी भी स्टेट्यूट के स्टार्ट में। इसकी और मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी को हम लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली जो है ये एक एम्बिगुअस टर्म है, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की गई है वो कुछ और है, सॉरी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में की गई है वो कुछ और है, और यहाँ पे तो की नहीं गई, यहाँ पे यानी हमने जनरल क्लॉज एक्ट की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है वो इसीलिए जहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो दो स्टैट्यूट की डेफिनेशंस में, या एक स्टैट्यूट में किसी और सेंस में वो डेफिनेशन ली गई हो दूसरे स्टैट्यूट में किसी और सेंस में, तो उसको क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज किसी भी स्टैट्यूट के स्टार्ट में हम ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये क्या कहता है, ये कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करता है। तो अच्छा, पहली डेफिनेशन ये जो बताता है हमें बताता है ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सिबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन से क्या डेफिनेशन करता है ये ऑब्लिगेशन की, एनी ड्यूटी विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो यानी कोई भी ऐसी ड्यूटी जो लॉ के इनफोर्सिबल नहीं है उसको हम ऑब्लिगेशन नहीं कहेंगे इस एक्ट में। फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई मॉरल ड्यूटी है या सोशल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, उनको ये लॉ ऑब्लिगेशन की टर्म से एक्सक्लूड कर देता है। यानी मॉरल ड्यूटी किसी पे बाइंडिंग नहीं है इस एक्ट के तहत, या सोशल ड्यूटी किसी पे बाइंडिंग नहीं है इस एक्ट के तहत, इसलिए कहता है कि एनी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो लॉ ने इन्फोर्स किया सिर्फ वही ड्यूटी। अब हो सकता है कि मिसाल में आपको देता हूँ, एक कोई बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, तो नौजवान साथ से गुजर रहा है, वो उसको रोड क्रॉस करा देगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, या हम सोशल ऑब्लिगेशन भी इसको कह सकते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन है। लेकिन लॉ ने तो उसे इन्फोर्स नहीं किया ना कि आपने लाजमी किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराना है, तो इसका मतलब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, इस सेंस में इस एक्ट में उसे हम ऑब्लिगेशन नहीं काउंट करेंगे। तो एनी ड्यूटी इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। लॉ क्या होता है? इन्फोर्सिबल तो हमें समझ आ गई, जिसको लॉ इन्फोर्स करे, इंप्लीमेंट करे। लॉ होता क्या है? लॉ की डेफिनेशन एज सच किसी स्टेट्यूट में नहीं की गई, लेकिन एक जजमेंट है उसमें हमें कुछ लॉ की डेफिनेशन मिलती है, वो जजमेंट मैंने आपको हाँ ये रेफर किया। इसमें वो कहता है कि लॉ इज दैट थिंग विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ कोड, यानी वो चीज जिसे लॉ कोड इन्फोर्स करे वो लॉ होता है। तो लॉ की डेफिनेशन ये है, इस पे आपने रिलाई करना है, और कहीं पे आपको रेफरेंस के तौर पे लॉ की डेफिनेशन का रेफरेंस देना पड़े तो इस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं साथ को आपको जजमेंट में रेफरेंस दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ट्रस्ट। व्हाट इज ट्रस्ट? इंक्लूड्स एवरी स्पीशीज ऑफ एक्सप्रेसली हो, इम्पोलाइटली हो और कंस्ट्रक्टिवली हो फिड्यूशरी ऑनरशिप। फिड्यूशरी ऑनरशिप क्या होती है? ट्रस्ट का मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता हूँ। जनरल क्या होता है ट्रस्ट? अच्छा, मिसाल के तौर पे ए और बी और इसका सन है एक एस, मिसाल के तौर पे ये अभी छोटा है, जो माइनर है। ए अपनी प्रॉपर्टी देता है बी को कि जब मेरा ये सन मेजर हो जाए, इसकी एज 18 ईयर से या 16 ईयर से जितनी भी वो रखते हैं उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपने ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र कर देनी है मेरे बेटे को। तो ए ने प्रॉपर्टी किसको दी? बी को। बी उसको ट्रांसफ़र करेगा एस को जब वो मेजर हो जाएगा। तो इधर ये पूरा जो इनके आपस में दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको हम कहते हैं ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक दूसरे पे एतमाद किया है। ए ने बी पे एतमाद किया है कि आप मेरी ये वाली प्रॉपर्टी मेरा बेटा जब जवान हो जाए, मेजर हो जाए, उसको ट्रांसफर करनी है, इसको हम ट्रस्ट कहते हैं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप यानी यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इनफोर्स रिलेशन ना हो, एतमाद की, ट्रस्ट की बेस पे कोई रिलेशन हो, उसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं।
जहाँ पे आपको कोई उसके बदले में मुआवजा ना मिल रहा हो, आप एक ना गुड विल में वो काम कर रहे हो, तो उसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, इधर बी को, ये ट्रस्टी है, ट्रस्टी। और एस कौन है, जिसको लास्ट में प्रॉपर्टी बी ने ट्रांसफर करनी है, उसका ए का जो बेटा है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी टू द ट्रस्ट, बेनिफिशियरी। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये है एक ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रस्ट की डेफिनेशन इसने की है, ट्रस्ट की है वो मैंने आपको बता दिया कि इधर बी ट्रस्टी है, जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के तौर पे देता है, और जो ट्रस्ट का अल्टीमेट ऑनर होगा उस ट्रस्टेड प्रॉपर्टी का, जो बेनिफिशियरी होगा उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे डेफिनेशन करता है सेटलमेंट की, सेटलमेंट। सॉरी, अच्छा, सेटलमेंट में कहता है मींस एनी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था हमजा, है कुछ याद? अच्छा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट को एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करे उससे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अब ये कहता है कि मींस एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और कोडिसिल। विल कहते हैं किसी भी वसीयत को, विल, विल का आपको पता है, विल का एक पूरा कॉन्टेक्ट होता है वसीयत का, यानी किसी ने फॉर एग्जांपल एक शख्स है, इसने बी को वसीयत कर दी कि मेरी प्रॉपर्टी में से 1/4 का मालिक मिसाल के तौर पे बी होगा, तो ये एक विल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक उसने अपनी चाहत से किसी को वसीयत कर दी। अच्छा, विल और कोडिसिल, कोडिसिल क्या चीज़ होती है, एक नई टर्मिनोलॉजी है। कोडिसिल हम कहते हैं विल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ चीज़ हमने अमेंड करनी है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, या उसमें से कुछ चीज़ कम करनी है, तो हम उस पूरे विल को कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिबॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश दोबारा उनको ख़त्म करके दोबारा नहीं बनाएंगे, रिस्काइंड करके दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि उसमें हम एक नए डॉक्यूमेंट के तहत नया डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे। उस नए एडिशन को, जिस डॉक्यूमेंट के तहत हम उसमें कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसको हम कोडिसिल कहते हैं, यानी एडिशन टू द विल या अमेंडमेंट टू द विल इज कॉल्ड कोडिसिल। अच्छा, और codicil as defined by Indian Succession Act whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। तो ये इसकी सेटलमेंट की डेफिनेशन है। डिवोल्यूशन कहते हैं कि एक पीढ़ी से प्रॉपर्टी को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, जिस तरह विरासत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। डेस्टिनेशन कहते हैं कि जो उनके दरमियान आपस में टर्म्स एंड कंडीशन, दो बंदों की एक प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, उनको आपस में उनके दरमियान जो टर्म एंड कंडीशन फिक्स हुई हैं, उन्होंने आपस में जो मुआहदा किया है, जो चीज़ें डिस्कस करके फिक्स किए हैं कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। डेस्टिनेशन जो उनके दरमियान आपस में हुई है, और डिवोल्यूशन या डिवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है मूवेबल और इमूवेबल इज डिस्पोज्ड ऑफ, या तो वो कर दी गई है एग्री टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये दोनों ने एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आपको दूंगा, तो उसको ये सेटलमेंट की तारीफ मतलब लेके आता है। आगे जब सेटलमेंट का वर्ड यूज होगा तो वहां पे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि सेटलमेंट का असल मीनिंग है क्या यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्ड्स डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and all words occurring in this act which are defined in the Contract Act 1872 shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them by that act। अब जो वर्ड इसमें उसने डिफाइन कर दिए वो तो हैं, इनके अलावा जो वर्ड इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए, तो इधर भी हमने उनका वही वाला मीनिंग लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनका बताया गया है। यही बात मैंने आपको जब रिलेशन ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया था, उधर भी कहा था कि स्पेसिफिक लीफ एक्ट इज एन एडिशन, इज एन एक्सटेंशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ से वो बात साबित हो रही है कि जो वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो हमने इधर भी उनका वही वाला मीनिंग लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनका मीनिंग दिया गया है या बताया गया है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेविंग क्लॉज पे। सेक्शन 4 है इसका सेविंग्स। सेविंग्स क्या चीज़ होती है? एक होती है सेविंग क्लॉज
और अच्छा, सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब है कि इसी से रिलेटेड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड कोई और एक्ट है जो कोई रिलीफ फराहम करता है, इसी से रिलेटेड कोई और एक्ट है, उसमें एक चीज डिफाइन की गई है। तो कोई चीज के बारे में वो प्रोसीजर बताता है, कोई राइट डिफाइन करता है, और इसमें भी वो राइट डिफाइन किया गया है। तो जो दूसरे एक्ट में डिफाइन किया गया है वो वाला प्रिवेल करेगा। यानी ये जो एक्ट है ये दूसरे की क्लॉज को सेव करेगा, ना कि उसको उड़ा देगा। अब ये पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी। एक्सेप्ट वेयर इट इज हियर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड या एक्सप्रेसली इनेक्टेड, नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी डीम्ड। यानी एक्सेप्ट वेयर इट इज हियर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड,